final prof medical student at Jamia Tibia Deoband. Hello everyone, welcome to our YouTube channel Rahnumai Tip, a channel that guides you towards healthy lifestyle. आज हमारा topic of discussion on our channel it will be cough. Cough is a very important topic and a very common type of topic. So आपके इसके misconceptions, इसके treatment, इसके causes आपको पता होना चाहिए. And it has become a very important and sensitive type of cough topic after COVID. So first of all, cough is not a disease. It is a symptom of many diseases, especially diseases related to the respiratory system. Actually, it is a reflex. हमारी body का एक normal physiological reflex है for removal of the mucus or any foreign body lodged in our airway for normal breathing. Normally, अगर हम कर रहे हैं, so that is on exposure to cigarette smoke or an exposure to smell of a perfume or for clearing our throat. So it is a normal protecting reflex of our body, जिसको हम कह सकते हैं कफ reflex. So ऐसा सोचा जाता है कि कफ है, लगातार खांसी हो रही है आपको, so कोई ना कोई लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या फिर कोई ना कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, एयरवेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा नहीं है. Some cough are due to lungs, some cough may be from stomach, GI tract, some cough come from the heart, and some cough can be due to asthma or allergies, और इवन कार्डिक पैथोलॉजी की वजह से रहते हुए भी आपको कफ एक्सपीरियंस हो सकती है. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर ये एक नॉर्मल प्रोटेक्टिंग रिफ्लेक्स है हमारी बॉडी का, व्हाई इट नीड्स टू बी ट्रीटेड? बिकॉज कफ जो है बहुत इरिटेटिंग हो जाती है. कफ इज सो इरिटेटिंग दैट इट कैन कॉज हेडेक्स, इट कैन मेक यू इवन फटीग, फिजिकली टायर्ड, एंड इट कैन इंटरप्ट इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशंस, डिलेज डिलीवरी ऑफ स्पीच, एंड it can strain your muscles. It can strain your muscles so much that it can even break a rib. It can cause urinary incontinence और सोने में भी दिक्कत हो सकती है आपको कफ की वजह से. So it needs to be treated. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कफ के रेड फ्लैग्स और कंसर्न्स क्या हैं, which tells us about that you should go immediately see a doctor or a professionalist. क्योंकि कुछ कफ जो है खुद सबसाइड हो जाती हैं, and but most of the coughs needs to be treated because most of the coughs are due to viruses. They are caused due to viral infections. So I'm going to talk about now the red flags or the concerns जो आपको पता होने चाहिए कि अगर आपको कफ के साथ साथ वो चीज़ें भी एक्सपीरियंस हो रही हैं तो you should go immediately consult a doctor, which is not normal physiological cough. कि अगर आपके म्यूकस में, आपके बलगम में ब्लड आ रहा है, which is also known as हेमोप्टाइसिस, आपको नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, आपको कफ के साथ साथ फीवर हो रहा है और आपको अनइंटेंशनल वेट लॉस है अगर आपका, देन यू शुड गो सी अ डॉक्टर. और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, डिस्पनिया जिसे हम कह सकते हैं, आपको चेस्ट पेन रह रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोर देन 3 वीक्स अगर आपको कफ रह रही है, ठीक है, दैट कम्स अंडर अ क्रॉनिक टाइप ऑफ कफ. उसमें भी आपको यू शुड गो इमीडिएटली सी अ डॉक्टर. तो ये रेड फ्लैग्स कंसर्न्स हैं. So these are the red flags or the concerns: night sweats, fever, unintentional weight loss, blood in your sputum or mucus, cough lasting for more than 3 weeks, and hemoptysis, shortness of breath, dyspnea, chest pain. So in these things you should immediately go see a doctor or a professionalist and consult your cough with him. अब cough है, so उसका उसको ट्रीट करने के लिए उसका कॉज रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सम कफ आपको लंग्स की वजह से हो रही है, स्टमक की वजह से हो रही है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, एलर्जीज की वजह से हो रही है. तो उसका रूल कॉज आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से उसका ट्रीटमेंट होगा. सो कफ को ट्रीट करने के लिए हमें उसका कॉज रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बिकॉज वो किस वजह से हो रही है, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो रही है, स्टमक प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है. तो उसका कॉज रूल आउट करने के लिए हमें उसका टाइप पता होना चाहिए. मेनली जो है हमारी कफ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. मेनली कफ के 3 टाइप्स हैं: एक्यूट टाइप ऑफ कफ, सब एक्यूट टाइप ऑफ कफ एंड अ क्रॉनिक टाइप ऑफ कफ. तो एक्यूट टाइप ऑफ कफ जो आपकी 3 हफ्तों से कम रह रही है, लेस देन 3 वीक्स. Acute type of cough is a cough which lasts for less than 3 weeks. Subacute type of cough which is from 3 to 8 weeks, and the chronic type of cough which has a duration of more than 8 weeks. अगर आपको 8 हफ्तों से ज़्यादा कफ रह रही है, that will come under the chronic type of cough. So let's discuss them in detail further in the video.
सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द एक्यूट टाइप ऑफ कफ। एक्यूट टाइप ऑफ कफ में आपके मोस्ट कॉमन है जो कॉमन कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं आपके वो बहुत ज़्यादा कॉज बनते हैं आपके एक्यूट टाइप ऑफ कफ के। कॉमन कोल्ड विच इज़ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स मिल सकते हैं रनी नोज और स्टफ नोज, इची आइज, वाटरी आइज और मे बी सोर थ्रोट. So these all associated symptoms comes under the common cold, and obviously the symptoms can overlap. Other causes of acute type of infections can be the bacterial infections such as bronchitis, pneumonia, bronchiectasis, bronchiolitis and COPD. Yes, another important factor जो हमारी कफ के लिए responsible होता है, that is COPD. And COPD is mainly developed by smokers. ऑब्वियसली अगर आप बहुत टाइम से स्मोकिंग करते हैं और अब आपको खांसी आने लगी है, नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग कफ, सो इट्स हाई टाइम दैट यू शुड क्विट योर स्मोकिंग आप, सो दैट योर COPD कैन सबसाइड एंड ऑब्वियसली आपकी कफ तो ठीक हो जाएगी. सो देन टॉकिंग अबाउट द सब एक्यूट टाइप ऑफ कफ. सब एक्यूट टाइप ऑफ कफ विच लास्ट फॉर फ्रॉम 3 to 8 वीक्स, मतलब 3 हफ्तों से ज़्यादा भी हो सकती है और 8 वीक से कम अगर आपको कफ रह रही है, दैट कम्स अंडर द सब एक्यूट टाइप ऑफ कफ. और सब एक्यूट टाइप ऑफ कफ मेनली इट इज ड्यू टू पोस्ट एक्यूट इन्फेक्शंस. एक्यूट इन्फेक्शंस जो हमने बताए हैं COPD, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, ये सब इनके बाद होने वाली कफ जो है दैट कम्स अंडर द सब एक्यूट टाइप ऑफ कफ. तो ये हो क्यों रही है? अब इन्फेक्शन तो गया, बिकॉज इन्फ्लेमेशन था उस जगह, तो स्टिल देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस. म्यूकस ज़्यादा बन रहा है विच कॉजेज इरिटेशन एंड ऑब्वियसली फॉर रिमूवल ऑफ म्यूकस, जो कि एक कफ रिफ्लेक्स की डेफिनेशन भी है कि फॉर रिमूवल ऑफ म्यूकस एंड फॉरेन बॉडी लॉज इन आवर एयरवे वी विल एक्सपीरियंस कफ. सो दैट विल बी द सब एक्यूट टाइप ऑफ कफ. नाउ लास्टली टॉकिंग अबाउट क्रॉनिक टाइप ऑफ कफ. क्रॉनिक टाइप ऑफ कफ, अगर आपको 8 वीक से ज़्यादा, 8 हफ्तों से ज़्यादा खांसी रह रही है, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ कफ, दैट इज क्रॉनिक टाइप ऑफ कफ. क्रॉनिक टाइप ऑफ कफ का नंबर 1 कॉज ऑफ क्रॉनिक टाइप ऑफ कफ इज GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, which is not a lung disease, it is a disease of stomach or GI tract. सो नंबर 1 कॉज ऑफ क्रॉनिक टाइप ऑफ कफ आपको रह रही है 8 हफ्तों से ज़्यादा, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, लोगों को तकरीबन 1-2 साल हो जाते हैं कि उन्हें कफ हो रही है, एंड दे आर जस्ट डीलिंग विद इट हार्शली एंड दे आर नॉट कंसल्टिंग अ डॉक्टर. तो मेनली नंबर 1 कॉज ऑफ क्रॉनिक टाइप ऑफ कफ हो जाता है GERD, ठीक है, विच इज़ अ रिफ्लक्स डिजीज फ्रॉम स्टमक टू द इसोफेगस. GERD है तो, बट other causes भी हो सकते हैं chronic type of cough, which can be sinusitis, which can be asthma or allergies, which can be drug induced cough भी हो सकती है आपको. drug induced cough, if we talk about drug induced cough में आप मेडिकेशंस ले रहे हैं आप बहुत टाइम से, स्पेशली द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जिसमें आपके ACE इनहिबिटर्स आते हैं, which ends with a prill, for example कैटाप्रिल एक्सेट्रा. तो इसके साइड इफेक्ट से भी आपको क्रॉनिक टाइप ऑफ कफ हो सकती है. अदर फैक्टर्स में भी एलर्जी, साइनसाइटिस, एस्मा, GERD एंड पोस्ट नेजल ड्रिप, दीज ऑल आर कॉजेज ऑफ क्रॉनिक टाइप ऑफ कफ. अब ये बात आ जाती है कि हम ये कैसे रूल आउट करें कि ये है किस वजह से, GERD की वजह से हो रही है, एस्मा की वजह से हो रही है, एलर्जीज की वजह से हो रही है. तो ऑब्वियसली देयर विल बी एसोसिएटेड सिम्टम्स. फॉर एग्जांपल अगर आपको GERD की वजह से हो रही है, there will be the heartburn and there will be cough after the meal and heartburn with spicy food, and there will be halitosis because of there will be halitosis or sore throat from extra acid in their throats over the night. So and if then asthma हो सकता है उसका cause. then there can be allergies में आपकी पोस्ट नेजल ड्रिप आ जाएगी, which उसके साथ भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हो जाएंगे जैसे कि रनी नोज, इची आइज, वाटरी आइज, stuffed nose, sore throat, but obviously these symptoms can overlap according to the causes. ठीक है, so this was about the chronic type of cough. अब कफ को ट्रीट करने के लिए आपको हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. पेशेंट की हिस्ट्री में आप क्या क्या पूछ सकते हैं, सो दैट यू कैन रूल आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द कफ एंड अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सो दैट इट विल मेक ए गुड डायग्नोसिस. ओके, तो हिस्ट्री में आप क्या क्या पूछ सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वेट है या ड्राई कफ है, प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव कफ आपका बलगम आ रहा है कफ के साथ या नहीं आ रहा है, या सूखी खांसी है,
ठीक है। और आप पूछ सकते हैं स्मोकिंग करते हैं आप या नहीं। आप GERD से रिलेटेड सिम्टम्स पूछेंगे कि हार्टबर्न तो नहीं है। आप एक्सरसाइज से रिलेटेड पूछेंगे कि आपकी कफ जो है पोस्ट एक्सरसाइज तो नहीं हो रही है, या पोस्ट हैविंग स्पाइसी फूड से नहीं हो रही है, पोस्ट मील तो नहीं हो रही है, ठीक है। चेस्ट पेन हो रहा है या नहीं है। आपकी मेडिकेशंस की आप पूछ सकते हैं। टाइप ऑफ म्यूकस आप पूछ सकते हैं, आपके म्यूकस का कलर क्या है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, और आपके म्यूकस में आपके बलगम के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा है, और आपकी खांसी जो है दिन में ज़्यादा होती है या रात में ज़्यादा होती है, आपको फीवर तो नहीं है, आपको नीजल कंजेशन, अनइंटेंशनल वेट लॉस, डिस्निया तो नहीं है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। ऑल दीज क्वेश्चंस जो हम हिस्ट्री में पूछेंगे दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग अ परफेक्ट और राइट डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट, ठीक है। और खांसी की साउंड से भी आपको हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि वेट साउंड है उसकी, ये ड्राई साउंड है। मेनली ड्राई साउंड ऑफ टाइप ऑफ कफ हमारी GERD रिलेटेड होती है, ठीक है। और बार्किंग साउंड तो नहीं है, बार्किंग साउंड क्रॉप एक डिजीज है उसकी वजह से हो जाती है। सो दीज वर द क्वेश्चंस आप हिस्ट्री टेकिंग में पूछ सकते हैं, विच विल हेल्प यू इन मेकिंग अ गुड डायग्नोसिस एंड फर्दर यू विल बी एबल टू ट्रीट द पेशेंट in a right way. So now lastly we'll talk about the treatment, the management of the cough. Management treatment की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ और यूनानीपैथी का बहुत ज़्यादा रोल है। एलोपैथी की अगर हम बात करते हैं तो वही मेन कफ सिरप्स आप ले सकते हैं, बट इन दिस वीडियो और एट दिस टाइम ऑफ सेशन ऑफ दिस वीडियो इन इस डोमेन में आई मोस्टली टॉक अबाउट द होम रेमेडीज़ एंड यूनानीपैथी, बिकॉज होम रेमेडीज़ का और यूनानीपैथी का इसमें बहुत अच्छा रोल है इन ट्रीटिंग कफ। डूज एंड डोंट्स में हम कह सकते हैं कि यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वार्म वाटर, रिहाइड्रेट योरसेल्फ, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी थ्रोट और आपका चेस्ट जो है ज़्यादा टाइम के लिए वार्म रहे, ओके, so that you can keep your throat and warm by taking warm water, hot drinks, hot coffee or hot tea. You can make your chest warm by covering your chest from clothes. So these are the do's and don'ts. कफ अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यू शुड नॉट ईट सार एंड कोल्ड फूड। ठंडा पानी आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडा कोई भी। सो यू शुड अवॉइड सार एंड कोल्ड आइटम। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। होम रेमेडीज़ में नंबर 1 होम रेमेडी आपको आई थिंक इस बारे में पता ही होगा, हनी मिक्स जिसे कहते हैं, कि आप हाफ कप ऑफ वार्म वाटर लें और उसके 1 टेबल स्पून ऑफ हनी ऐड करें एंड देन यू टेक इट, थोड़ा थोड़ा आप उसे लेते रहें, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड जिंजर। तो ये हनी मिक्स का इट इज़ वेरी हेल्पफुल होम रेमेडी है एक इन ट्रीटिंग कफ। और होम रेमेडी जो मैंने बताया आपको, हनी मिक्स बताया, वार्म वाटर, हनी, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड जिंजर इन दिस हनी मिक्स, बट दिस इज नॉट बेनिफिशियल दिस इज नॉट सूटेबल फॉर द बेबीज अंडर द 1 year ऑफ एज। 1 साल से कम अगर कोई बच्चा है आप उसे ये हनी मिक्स नहीं देंगे। फिर आपको अगर GERD या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से कफ हो रही है तो आप GERD को ट्रीट करें। देन यू कैन ऑल्सो इसमें ट्रीटमेंट आ सकता है स्टीम इनहेलेशन, बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन से टाइप की कफ है। सो इसीलिए कहा जाता है कि ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज स्टीम इनहेलेशन यू कैन डू, इट इज़ बेटर फॉर कफ, but if it is an inflammatory type of cough, so it can actually make it worse. Steam inhalation can actually make that inflammatory type of cough worse. So but in wet cough, steam inhalation has a good result. आप ये घर पर भी बना सकते हैं, जिसमें आपको लेना है अलसी, उन्नाब और सपिस्तान। ये तीनों चीज़ें आपको 100 ग्राम 100 ग्राम की लेनी है, और एक और इसमें अदविया आ जाएगी आपकी पीपला जिसे कहते हैं, वो आपको लेनी है 40 ग्राम। तो इन सबको आपको पाउडर बनाना है, और आप सुबह शाम दोनों टाइम इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, विच इज़ अ वेरी हेल्पफुल और बेनिफिशियल ये एक रेमेडी है फॉर ट्रीटिंग कफ। अब हमारी जो जामिया रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं, इसमें बहुत हमारी जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपके खमीरा, लहू और सिरप्स भी अवेलेबल हैं फॉर ट्रीटिंग कफ और खांसी का बहुत अच्छा इलाज और बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है उनमें। तो इसमें सिरप्स आ जाएंगे, कुछ कफ ऑफ आ जाएगी, ब्रोंकोलेट और फीवर ऑफ, ये सब आप ले सकते हैं फॉर ट्रीटिंग योर कफ। आपको खांसी
अगर हो रही है तो कफ के बारे में आप यूनानी पैडी का एक अच्छा रिजल्ट रहा है ऑब्वियसली, तो उसमें मैं आपको कुछ मुरक्कबात बता दे रही हूँ। तो आप ये जामिया रेमेडीज से भी ले सकते हैं और आपको अवेलेबल है, दूसरी मार्केट्स में भी अवेलेबल रहेगा। सो आप खमीरा गाउजगान सादा, खमीरा आबरेशम सादा, खमीरा आबरेशम सादा, खमीरा आबरेशम शीरा उन्नाब वाला और लऊ सपिस्तान, लऊ के नज़ली, शरबत तुलसिया, ये सब आप ले सकते हैं ऑब्वियसली। और एक टैबलेट स्वालिन आती है, वो बहुत कॉमन है, वो भी आपकी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये आपकी मुरक्कबात हैं, खमीरा आबरेशम सादा, लऊ सपिस्तान, सपिस्तान की आशंबरी, खमीरा आबरेशम शीरा उन्नाब वाला और शरबत तुलसिया, या सिरप्स आप ले सकते हैं, ब्रोंकोलेट या फिर कफ ऑफ सिरप। सो दीज आर वेरी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग योर कफ। और इंशाल्लाह आपको इन मुरक्कबात से यूनानी पैडी का जो रिजल्ट रहा है, आपको इनसे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।